So today we are going to talk about the digestive system. डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, ये वर्क कैसे करता है, हमने हमारे लास्ट वीडियो में पढ़ा था, या जो मैं कोर्स हमारा चल रहा है ऑलरेडी उसमें हमने पढ़ा हुआ था लाइफ प्रोसेस के बारे में। लाइफ प्रोसेस में हमने एक रिकैप ले लेते हैं। हमने लाइफ प्रोसेस में पढ़ा था कि हमें ज़रूरत होती है न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन के थ्रू हम करते हैं ग्रो मतलब बॉडी की एसेंशियल नीड्स पूरी होती हैं और उसी के थ्रू हम डेवलप होते हैं। डेवलपमेंट होता है हमारी बॉडी में, और जब डेवलपमेंट होता है उसके बाद ही क्या होता है, हम ग्रो करते हैं और ग्रो के बाद हम नेक्स्ट जनरेशन के लिए ऑफस्प्रिंग्स ला पाते हैं। ठीक है, बट एक बेसिक वो क्या है, आपके बर्थ के बाद ही आपको तुरंत ही न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारा न्यूट्रिशन क्या है, सारी चीज़ों का, यानी कि लाइफ प्रोसेस को स्टार्ट होने के लिए जो सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है बर्थ के बाद, वो है हमारा न्यूट्रिशन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन हमें कैसे मिलता है, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट ये डायग्राम, ये है हमारा ह्यूमन बॉडी का डायग्राम। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं कि ह्यूमन बॉडी में न्यूट्रिशन कैसे होता है, प्लस इसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। अगर हम न्यूट्रिशन को इसमें ऐसे ले रहे हैं तो ये वर्क कैसे कर रहे हैं, ऑर्गन्स कैसे काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आज हम क्या पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, डाइजेस्ट मतलब क्या होता है, एब्जॉर्ब करना। एब्जॉर्ब कैसे करते हैं, आप जैसे क्या करते हो, ट्रॉपिकल एब्जॉर्प्शन होता है। ट्रॉपिकल यानी कि जैसे स्किन है हमारी, तो यहाँ ऊपर एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, आपने कोई ऑयल लगाया या पानी होता है या मॉइस्चराइजर आप यूज़ करते हो, तो आप लगाते हो तो वो एब्जॉर्ब करता है ना। ठीक उसी तरीके से हमारा एक अंदर भी तो एक ऑर्गन पूरा सिस्टम में चल रहा है ना, जो क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम मेनली किस लिए है, उन्हीं न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए है, फिर उसको यूटिलाइज करने के लिए है। यूटिलाइज करने के बाद क्या होगा, जो वेस्ट मटेरियल है उसका एक्सक्रीशन हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कोरिलेट करता है न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन पे, उसकी यूटिलाइजेशन पे, और फिर उसमें से जो वेस्ट मटेरियल होता है वो पूरा निकल जाता है। तो इसमें सबसे पहले क्या है, ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन ऑफ व्हाट, आपने खाना खाया, ओके, आपने फूड इनटेक किया, अभी आपने जैसे ही खाना खाया सबसे पहले क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन शुरू हो जाता है। ब्रेक डाउन किस चीज़ का, एंड सब मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को हम एलिमेंट्री कैनाल यानी कि जीआई ट्रैक्ट कहते हैं, जो कि 30 फीट लॉन्ग होता है। 30 फीट लॉन्ग, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और कहाँ से कहाँ तक चलता है, रन्स फ्रॉम माउथ टू एनस, हमारे माउथ से शुरू होता है और हमारे एनस तक जाता है। एनस क्या है, माउथ वो जगह है, ओपनिंग है जहाँ से हम खाना खाते हैं, और एनस क्या है, जहाँ से एक्सक्रीटा हमारा बाहर की ओर हमारी बॉडी से निकलता है, वो है हमारा एनस। तो यहाँ हो रहा है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन ऑफ फूड कैसे हो रहा है, मैकेनिकली हो रहा है और केमिकली हो रहा है। यानी कि मैकेनिकली हम खाना खाते हैं, हमारे दांत हैं बक्कल कैविटी में, जो हमारा सबसे पहला कंपोनेंट है वो क्या है, एलिमेंट्री कैनाल का बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी, और बक्कल कैविटी में क्या क्या आता है, टीथ आ रहे हैं हमारे, टंग आ रही है, ये क्या कर रहे हैं हमारे टीथ और टंग, क्या कर रहे हैं, टीथ हमारे च्यू कर रहे हैं, मतलब खाने को तोड़ रहे हैं मैकेनिकली, और टंग क्या कर रही है, टेस्ट बर्ड्स के लिए होती है। आप जो खा रहे हो आप उसको टेस्ट कब कर पाते हो, जब आपके पास टंग होती है। या ऐसा भी होता है कि आप टीथ के थ्रू बता पाते हो कि खाना कड़वा है या तीखा है, ऐसा तो नहीं होता ना, कड़वा है या तीखा है मतलब कड़वा है या मीठा है, माय बैड। तो एलिमेंट्री कैनाल में क्या होता है, हमारा सबसे पहले आता है हमारा बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में हमारा टीथ और टंग है। टंग में क्या, टीथ और टंग से क्या हो रहा है, मैकेनिकली खाना टूट रहा है और केमिकली खाना कन्वर्ट हो रहा है, फूड इनटू एब्जॉर्बेबल न्यूट्रिएंट्स। मतलब जैसे ही आपने च्यू किया, आपकी सैलिवरी ग्लैंड क्या कर रही है, वहाँ पे खाना उसमें और
उसको लिक्विफाई फॉर्म में कर रही हैं, और वो लिक्विफाई फॉर्म क्या करता है, बोलस का फॉर्मेशन करता है। बोलस क्या होता है, सैलिवरी ग्लैंड, सलाइवा सैलिवरी ग्लैंड से जो आता है, और फूड का मिक्सचर होता है बोलस। तो वो बोलस क्या करता है, खाने को ईजिली एब्जॉर्बेबल बनाता है, कि आप खाना न्यूट्रिएंट्स अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएगी आपकी बॉडी। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स। यहाँ पे एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब कि आपने खाना ब्रेक डाउन किया, वो पूरा ब्रेक डाउन होते होते पूरा पेट तक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, सभी चीज़ों तक जा रहा है। उसके बाद वहाँ से हो रहा है क्या, ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो रहा है। न्यूट्रिएंट्स क्या हो रहे हैं, अभी खाना हर तरीके से एब्जॉर्ब हो चुका है, यानी कि सबसे पहले ब्रेक डाउन ऑफ शुगर होता है हमारे माउथ में। देन आफ्टर जैसे जैसे आप एक एक ऑर्गन के को पास आउट करते हुए जाते हो, वहाँ पे अलग अलग तरीके से हार्मोन्स हमारे रिलीज होते हैं, और खाना एब्जॉर्ब होता है बॉडी में, जिसमें जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स को जिसमें ब्रेक डाउन होना होता है, सिंप्लीफाई फॉर्म में होना होता है, उसी तरीके से वो पूरा एब्जॉर्ब होते होते स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में बचा कुछ जो न्यूट्रिएंट होता है वो एब्जॉर्ब होके एक्सक्रीटा के फॉर्म में एनस के थ्रू निकल जाता है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, उसके पहले ट्रांसफर हो रहे हैं न्यूट्रिएंट्स इनटू ब्लड स्ट्रीम। हमारे ब्लड में जिस भी न्यूट्रिएंट को जहाँ ज़रूरत है वो वहाँ जा रहा है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स। ब्लड में जा रहा है, फिर ब्लड से क्या होगा, अलग अलग जो सेल्स हैं जहाँ पे जिनको जो ज़रूरत है वो वहाँ पे जाएगा। फिर एलिमिनेशन, एब्जॉर्प्शन के बाद आता है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में क्या होता है, एक्सपेल इनडाइजेस्टेबल रेसिड्यूज। इनडाइजेस्टेबल मतलब जिसमें कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं बचा है, जो कि वेस्ट ऑफ फूड है, वो क्या है, इनडाइजेस्टेबल है, मतलब वो खाना या वो वेस्ट क्या होता है, वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो वो निकल जाता है एज फीकस। फीकस टू मेंटेन इंटरनल बैलेंस। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर कूड़ा आपके घर में ही इकट्ठा होता चला जाएगा तो क्या होगा, उस कूड़े में वो सड़ने लगेगा ना, स्मेल आएगी, और आपका घर भी गंदा हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। सेम गोज फॉर दैट, बॉडी भी क्या है, हमारा घर है, और अगर घर में हम कूड़ा इकट्ठा रखेंगे, यानी कि फीकल मैटर इकट्ठा रखेंगे, तो क्या होगा, हमारी बॉडी बीमार हो जाएगी। तो जो इनडाइजेस्टेबल फूड है उसको हम फीकस के तौर पे बॉडी से एलिमिनेट कर देते हैं, मतलब निकाल देते हैं। अभी हम पढ़ते हैं मेन कंपोनेंट्स। मेन कंपोनेंट्स क्या हैं, ये है हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। बस जो भी हो रहा है वो इतने में हो रहा है। सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए माउथ, हम माउथ से खाना खाते हैं, वहाँ पे हमारी सैलिवरी ग्लैंड होती है इस जगह, तो जब, और यहाँ पे भी होती है, तो जब हम खाना खाते हैं तो क्या हो रहा होता है, जब फूड हमारे इसमें जाता है तो सैलिवरी ग्लैंड क्या करती है, अपना सलाइवा एक्सक्रीट करती है, मतलब कि वो लिक्विफाइड फॉर्म में फूड को लाने के लिए, बोलस के फॉर्म में फूड को लाने के लिए सलाइवा एक्सक्रीट करती है। देन आफ्टर ईसोफेगस, जो ये है ना, इसको हम लोग फूड पाइप भी बोलते हैं, ठीक है। फूड पाइप क्या करता है, फूड पाइप खाने को आगे पास आउट करता है। पास आउट करता है कहाँ पे, स्टमक में, ठीक है, स्टमक में हमारा वो खाना पास आउट करता है। प्लस अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो जो ये ईसोफेगस होता है ना, फूड पाइप, ये भी फील कर पाता है। वैसे हमें पता है ना कि हमारी सिर्फ स्किन फील करती है, ऑर्गन्स के अंदर में वैसे कुछ फील नहीं होता, पर कभी खाना अटक जाता है तो आपको पता चलता है ना, या खाना कहाँ तक जा रहा है वो आपको पता चल पाता है। वो इसलिए क्योंकि जो यहाँ पे स्किन होती है ना, वो भी, उसमें भी सेंस होता है फील करने का। देन आफ्टर स्टमक में जाता है, और यहाँ पर जो लीवर है और गॉल ब्लैडर है, लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, इन सब में क्या होता है, हार्मोन सेक्रेट होते हैं, कई सारे जूस सेक्रेट होते हैं। और ये सेक्रेट क्यों होते हैं, सेक्रेट मतलब उनसे मिलते हैं, वो खाने में मिलते जाते हैं। फॉर व्हाट, अलग अलग तरीके के जो जूस हैं वो अलग अलग तरीके के जो कंपोनेंट्स हैं, यानी कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए दूसरा जूस है, और जो उसमें कैल्शियम है उसके लिए दूसरा है, और सारे ही बहुत ही कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट होते हैं ना। तो ये जूस क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स को सिंप्लीफाई करते हैं, कॉम्प्लेक्स टू सिंप्लीफाई, ठीक है, सिंप्लीफाई ऑफ फूड, हमारे खाने को वो कॉम्प्लेक्स से सिंप्लीफाई फॉर्म में लाते हैं। देन पैनक्रियाज,
पेनक्रियाज का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब क्या है, ये सब कंपोनेंट्स हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सभी जगह से जब जूस वगैरह आ जाता है फिर वो कहाँ जाता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होती हैं, विलाई होती हैं, माइक्रोविली, विली और माइक्रोविली। कैसे होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जैसे ये है ये, इसी में और बहुत सारी ऐसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं जिनके बीच, और ये बहुत ही कंजेस्टेड फॉर्म में आपस में होती हैं। तो जब इनके बीच से खाना जाता है इसको टच करते हुए, तो उसमें जितना भी न्यूट्रिएंट है या जो भी चीज़ें, वाटर है या जितनी भी चीज़ें, वो सारी ये क्या करती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और एब्जॉर्ब करके फिर ये ब्लड के मेन स्ट्रीम में भेजती हैं, और वहीं से न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, अलग अलग जाते हैं। तो माइक्रोविलाई, और उसके बाद भी अगर कुछ खाना बच जाता है तो वो खाने में अगर न्यूट्रिएंट बच जाता है बेसिकली, तो वो जाता है हमारा क्या, ऐसे पूरा ये लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन का मेन वर्क होता है कि जो बचा हुआ न्यूट्रिएंट है या मॉइस्चर है वो पूरी तरीके से सॉलिड वाले वेस्ट को, यानी कि जिसको हम फीकल बोलते हैं, उससे वो पूरी तरीके से वो एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड देन आफ्टर वो रेक्टम से होते हुए आगे पास कर देता है हमारे एनएस को, और एनएस से क्या होता है, वो सॉलिड वेस्ट पूरा हमारी बॉडी से निकल जाता है। आई होप आई एम क्लियर दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी इशू देन यू कैन आस्क मी इन द क्लास। ओके, सो यहाँ पे हम एक बार फिर से देखते हैं जीआई ट्रैक्ट, जिसको हम लोग एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। माउथ से शुरू होती है, माउथ के बाद वो फेरिंक्स से जाती है, जिसको हम लोग ईसोफेगस और फूड पाइप बोलते हैं। देन ईसोफेगस पे जाती है, फिर स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में वो लार्ज इंटेस्टाइन, और रेक्टम या फिर एनस से होते हुए वो हमारी बॉडी से आउट हो जाती है। फिर एसेसरी ऑर्गन। अब एसेसरी ऑर्गन क्या, ये तो हो गए हमारे मेन ऑर्गन्स जहाँ से फूड प्रॉपर पास हो रहा है, पर उसके अलावा भी तो है ना, जैसे कि लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, सेलिवरी ग्लैंड, ये सब क्या कर रही हैं, ये सब प्रोड्यूस कर रहे हैं, सेक्रीट कर रहे हैं। क्या सेक्रीट कर रहे हैं, बहुत सारे जूस सेक्रीट कर रहे हैं, जिसमें अलग अलग तरह के एंजाइम्स होते हैं जो आपके डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स को पूरी तरीके से सिंप्लीफाई कर देते हैं, और उस खाने में अलग करने में हेल्प करते हैं। प्रोड्यूस सेक्रीशन एंड एंजाइम्स दैट इनेबल्स डाइजेशन। क्लियर, यानी कि आपका बहुत सारा अलग अलग जूस होता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि इतनी चीज़ें हैं एंड दैट्स इट, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे खाना नहीं जा रहा है, पर उसके जूस के बिना क्या होगा, खाना एब्जॉर्ब भी नहीं होगा। देन 6, द की प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। की प्रोसेस क्या है, फर्स्ट वन इज इंजेशन। इंजेशन मतलब एंट्री ऑफ फूड बाय माउथ। तो सबसे पहले क्या होता है, खाना माउथ के थ्रू इंटर करता है ना। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा है पर खाना माउथ में आएगा ही नहीं, तो क्या डाइजेस्टिव सिस्टम अपने आप ही काम करने लगेगा। तो सबसे पहले डाइजेशन को स्टार्ट होने के लिए चाहिए हमारा माउथ, यानी कि खाने के लिए। देन प्रोपल्शन। प्रोपल्शन क्या है, स्वेलो। आपने खाना खा लिया, कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको खांसी आ रही होती है तो आपको यहाँ दर्द होने लगता है, तो क्या आप खाना पूरी तरीके से नीचे अपना आसानी से पास आउट कर पाओगे, नहीं ना। तो प्रोपल्शन क्या है, प्रोसेस है, प्रोपल्शन प्रोसेस है खाने को निगलने की, स्वेलो। अब जो स्वेलो करते हो या पेरिस्टालसिस करते हो, यानी कि मूव करते हो बेसिकली खाने को नीचे की ओर, इसको क्या बोलते हैं, प्रोपल्शन बोलते हैं। तो माउथ के बाद जब उसमें मूवमेंट होती है, मूवमेंट ऑफ स्वेलोइंग फूड, मूवमेंट ऑफ स्वेलिंग फूड को हम क्या बोलते हैं, प्रोपल्शन बोलते हैं। देन आफ्टर मैकेनिकल डाइजेशन। अब मैकेनिकल डाइजेशन हमने पहले ही पढ़ा था, च्यू करते हैं हम खाने को, यानी कि चबाते हैं, और स्टमक भी क्या करता है, चर्न करता है, इंक्रीज सरफेस एरिया। चर्न मतलब क्या होता है, बहुत सा आपने सुना है चर्न डाइट, एक वर्ड है चर्न डाइट, आपने डाइट के बहुत सारे पार्ट पढ़े होंगे। चर्न डाइट का मतलब होता है खाने को बिल्कुल पीस देना। ये जो है आपने सुना है, बहुत सारे लोगों को अगर वो खा नहीं पाते हैं तो उनको पाइप के थ्रू नली डाल के खाना दिया जाता है। ये वो वाली डाइट है जो आपको पाइप के थ्रू आपकी बॉडी में इंटर करवाई जाती है, ठीक है। तो चर्न मतलब होता है, च्यू मतलब चबाना, चर्न मतलब बिल्कुल अच्छे से स्मॉल पार्टिकल्स में पीस देना। किस लिए, जिससे कि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाए। जब किसी चीज़ का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा
तो वो ईजिली गो थ्रू होकर इधर उधर मूव कर पाएगी ना, तो खाने को ईजिली मूव हो पाए। आप देखते हो रोटी होती है बड़ी सी ऐसे, क्या आप पूरी रोटी एक बार में खा पाते हो? नहीं ना, आपको यहाँ पे स्टक करेगा ना। तो ठीक उसी तरीके से जब आप इसको पीसेस में डिवाइड करते हो तो अब जाके आप उसे माउथ में ले पाते हो, और माउथ में भी क्या हो रहा है, वो च्यू हो रहा है, यानी कि और भी ज़्यादा स्मॉल पीसेस में वो जा रहा है। ठीक है, स्मॉल पीसेस में जा रहा है। पेट भी क्या करता है, और सैलिवरी ग्लैंड के मदद से वो क्या हो रहा है, सिर्फ स्मॉल पीसेस में नहीं जा रहा है, वो थोड़ा लिक्विफाई हो रहा है, मतलब कि बोलस के फॉर्म में आ रहा है, और भी ज़्यादा सॉल्युबल ईजिली कि आप उसको स्वेलो करके अंदर डाल सको। फिर स्टमक भी क्या करता है, उसको और भी ज़्यादा, उसमें एसिड होता है, HCl होता है, वो खाने को और भी ज़्यादा सलाइन करके पूरी तरीके से छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देता है, जिससे कि उसका न्यूट्रिएंट पूरी तरीके से लिया जा सके। फिर केमिकल डाइजेशन होता है। केमिकल डाइजेशन कौन सा, जिसमें मैंने आपको बताया था एंजाइम्स होते हैं ना, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, जो कि एब्जॉर्बल यूनिट को लीड करते हैं। मतलब जब एंजाइम्स आपके खाने में ऐड हो रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, जितने भी कॉम्प्लेक्स मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे सिंप्लीफाई हो रहे हैं। सिंप्लीफाई मतलब सिंपल फॉर्म में आ रहे हैं। अभी आप बताओ, एज एन एग्जाम्पल देख लो, अगर मैं आपको बोलूँ 2+2 तो आप इजीली बता लोगे 4, क्योंकि ये क्या है, ये उसका सिंपल फॉर्म है। पर अगर मैं आपको बोलूँ 368 2 + 79 3, अब इसको ऐड करने में आपको टाइम लगेगा ना, क्योंकि ये क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। तो वैसे ही हमारा खाना है, जब हम उसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रखते हैं तो वो डाइजेस्ट होने में थोड़ा टाइम लेता है, और उसको प्रोसेस करना भी मुश्किल होता है, उसके सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं निकलेंगे। पर अगर आपने उसको सिंप्लीफाई कर दिया तो आप इजीली उसको सॉल्व कर पाओगे। जितना भी डाइजेशन है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, वो पूरी तरीके से आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और जितना भी फीकल मेथड है, यानी कि अनडाइजेस्टेड वेस्ट है, वो पूरा चला जाएगा। तो यहाँ पे वही होता है, स्मॉल पीसेस में करने की वजह से एंजाइम्स अपना काम बहुत अच्छे से कर पाते हैं। देन एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ व्हाट, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो मोस्ट न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू ब्लड एंड लिम्फ। तो ऑल्दो हर जगह पे अलग अलग न्यूट्रिएंट्स अपने अलग होते जा रहे होते हैं, पर सबसे ज़्यादा जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं वो होते हैं हमारे विलाई में। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो विलाई लाइक प्रोजेक्शन होता है, इसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं। इसकी मदद से जितने भी एंजाइम्स हैं वो बहुत प्रॉपर तरीके से काम कर पाते हैं, क्योंकि विलाई में बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे माइक्रो एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है वहाँ पे, जिसमें आपके सारे एंजाइम्स बहुत ईजिली उसका न्यूट्रिएंट निकाल लेते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर वो कहाँ जाते हैं, ब्लड और लिम्फ में, जिससे कि वो आगे पास ऑन कर सके। फिर होता है डिफिकेशन। डिफिकेशन क्या है, वही इनडाइजेस्टेबल मटेरियल एज फीकस। वैसे जो हमारा सॉलिड वेस्ट है वो हमारी बॉडी से जा रहा है फीकस के तौर पे, ओके। बट जो हमारा लिक्विड वेस्ट है वो लिक्विड वेस्ट कैसे जा रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमारा लिक्विड वेस्ट किस किस फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर निकलता है, और हम इसे किसी दूसरी वीडियो में प्रॉपर सिस्टम के थ्रू समझेंगे। तो सबसे पहले आ गया हमारा ये सलाइवा, माउथ एंड सैलिवरी ग्लैंड्स। ये कहाँ पे होती हैं, माउथ में क्या क्या होता है, टीथ होता है, देखो टंग है, ओके, टीथ, टंग और हमारी सैलिवरी ग्लैंड्स होती है। तो टीथ क्या परफॉर्म करते हैं, वो मैस्टिकेशन, मैस्टिकेशन यानी कि रिड्यूस करते हैं पार्टिकल साइज को। पार्टिकल साइज ऑफ व्हाट, खाने को, खाने के जो पार्टिकल होते हैं वो किसकी मदद से होते हैं, टंग की मदद से तो आप नहीं काटते हो ना, टीथ की मदद से काटते हो। देन वाइल सलाइवा, सलाइवा यानी कि जो कि हमारा कहाँ से मिल रहा है, सैलिवरी ग्लैंड से मिल रहा है, जो क्या है, पैराटॉइड है, सब मैंडिबुलर है, और सब लिंगुअल ग्लैंड्स में से आ रहा होता है। वो क्या करता है, मॉइस्चर देता है बोलस को। बोलस क्या है, जैसा अभी हमने पहले पढ़ा, फूड प्लस सैलिवरी ग्लैंड के मिक्सचर को हम बोलस बोलते हैं। तो उसमें मॉइस्चर कहाँ से आ रहा है, सलाइवा से आ रहा है, और स्टार्ट करता है कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन को वाया एमाइलेज। एमाइलेज क्या है, एमाइलेज जूस है कि एंजाइम है, आप लोग मुझे बताइए, और जब हम इसे डिटेल में कोर्स में हम इसे समझेंगे फिर हम वहाँ पे इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट फॉर नाउ जो कार्बोहाइड्रेट है वो सबसे पहले हमारा कहाँ डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है,
यानी कि डाइजेशन हमारा माउथ से ही शुरू हो जाता है और सबसे पहले जो डाइजेस्ट होता है सिंप्लीफाइड फॉर्म में आगे वो होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, एमाइलेज के थ्रू। देन टंग क्या करता है, शेप देता है बोलस को। आप खा पा रहे हो, क्यों? आप इजीली स्वेलो कर पाते हो ना, खाते तो आप टीथ की मदद से हो, पर आप स्वेलो किसकी मदद से कर पा रहे हो? टंग की मदद से। कैसे? क्योंकि टंग एक प्रॉपर शेप दे देता है कि जिससे इजीली आपका खाना आप फूड पाइप के थ्रू नीचे लेकर जा पाते हो। तो ये हमारा स्वेलो और सपोर्ट करता है टेस्ट परसेप्शन को। अगर टेस्ट नहीं होगा तो आप खाना खा पाओगे? आई एम नॉट सेइंग कि खाना कड़वा हो या जैसे आपको नहीं पसंद है वैसा हो, बट अगर बिल्कुल भी टेस्ट ना हो, सिर्फ आपको ये पता हो कि आप कुछ खा रहे हो, टेस्ट क्या है आपको कुछ नहीं पता हो, तो आप नहीं खा पाओगे। तो इस चीज़ में हमारा हेल्प करता है हमारी टंग। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम यहीं से शुरू हो जाता है। क्लियर? इतना समझ आया? माउथ और सैलिवरी ग्लैंड का क्या रोल है? देन ईसोफेगस एंड स्टमक। ईसोफेगस और स्टमक क्या है? ईसोफेगस है हमारा मस्कुलर पार्ट जो कि कंडक्ट करता है पेरिस्टालसिस टू डिलीवर फूड। पेरिस्टालसिस के मदद से हमारे फूड को डिलीवर करने में हेल्प करता है। यानी कि खाने के बाद से जो हमारा ईसोफेगस है, ईसोफेगस के बाद में जो हमारा खाना पूरा आ पा रहा है वो फूड डिलीवर करने में हेल्प कर रहा है, ये ईसोफेगस का पार्ट। एंड देन द फूड स्टमक स्टोर। हम लोग क्या जानते हैं, खाना खाया और सीधा स्टमक में गया, ऐसे ही तो सुना है ना, बट इन दी एक्चुअल तो ऐसा नहीं है। हमारा वो फूड पाइप ईसोफेगस सबसे होते हुए हमारा कहाँ आता है, तब जाके खाना आता है स्टोर होने के लिए स्टमक में। और स्टमक में भी स्टोर क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे HCl पाया जाता है, जहाँ पे पेप्सिन और गैस्ट्रिक लाइपेज होता है। आपने कभी नोटिस किया अगर आप बहुत देर तक खाना नहीं खाते हो तो आपको अजीब सी डकार आने लगती है, बर्प करते हो आप, बर्पिंग होती है, बर्प, तो ये होती है हमारी किस वजह से? HCl की वजह से। और अगर आप बहुत ज़्यादा वक्त तक नहीं खाओगे तो क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे जलन होने लगती है ना, या आपने कुछ ऐसा खा लिया जिसकी वजह से आपको बर्प हो रहा है, तो आपको यहाँ प्रॉब्लम होती है, वो HCl की वजह से होता है, उसकी एसिडिटी बढ़ जाती है। तो इसको आप न्यूट्रल करने के लिए कोई सलाइन चीज़ लेते हो, फिर जब वो सलाइन होता है तब इसका pH लेवल क्या होता है, कंट्रोल में आता है। अदरवाइज आपको अल्सर भी हो सकता है अगर एक्सेस ये हुआ, अगर ये एक्सेस हुआ तो आपको अल्सर भी हो सकता है। ओके, तो हमने समझा ईसोफेगस क्या है, मस्कुलर कंडक्ट है जो कि पेरिस्टालसिस को कंडक्ट करता है और हमारा फूड डिलीवर होता है। देन द स्टमक स्टोर्स फूड एंड मैकेनिकली मिक्सेस फूड विद गैस्ट्रिक जूसेस। ठीक है, वो क्या करता है, जो अलग अलग ऑर्गन से आप जो स्टमक में ऑलरेडी प्रेजेंट है जो जूस, वो धीरे धीरे खाने में मिक्स होते हैं। और वो जूस कौन से हैं? HCl, पेप्सिन, गैस्ट्रिक लाइपेज। किस लिए? टू प्रोड्यूस काइम। काइम क्या है? काइम एक तरह का सोल्यूशन होता है जो खाने को के अंदर अगर बाई चांस कोई बैक्टीरिया या कुछ भी है तो उस चीज़ को पूरी तरीके से एंड अप कर देता है और खाने को डाइजेस्टेबल बना देता है। मतलब आप डाइजेस्ट तभी अच्छे से कर पाते हो जब आपका काइम जूस सेक्रीट होता है, और वो काइम जूस सिर्फ एक इकलौते चीज़ से नहीं बनता है, वो इन सारी चीज़ों से मिल के बनता है। देन वी कॉल इट काइम। ठीक है, फिर अगर हम इसको एनाटॉमिकल रीजन से देखेंगे तो हमारा कार्डिया, फंडस, एंट्रम, पाइलोरस पूरा आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं किस चीज़ को? स्टोरेज को, डाइजेशन को, और कंट्रोल्ड रिलीज इनटू द डिओडेनम बाय पैलोरिक स्फिंक्टर। हमने लास्ट की वीडियो में पढ़ा था पाइलोरिक स्फिंक्टर क्या होता है। स्फिंक्टर क्या होती हैं? जो हमारी वॉल्स होती हैं यहाँ पे और यहाँ पे, मतलब जहाँ से पेट की ओपनिंग है और जहाँ पे उसकी एंडिंग है, उन दोनों ही जगह पे ऐसे एक वॉल होती है, उसको हम स्फिंक्टर बोलते हैं। तो जो हमारा फंडस है, एट्रम है, पाइलोरस है, ये पूरा कोऑर्डिनेट क्या कर रहा है? डाइजेशन को मेक श्योर कर रहा है कि डाइजेशन हो जाए, और कंट्रोल कर रहा है उस रिलीज को, मतलब खाना कितना कितना जाएगा। ऐसा तो नहीं होता ना कि आपने खाया और फटाक से वो पूरा जल्दी से डाइजेस्ट हो गया और दूसरे पोर्शन में चला गया। ये प्रोसेस एक लेंदी प्रोसेस होती है ना, जो आपकी 24 आवर्स चलती है, धीरे धीरे कंट्रोल होता है। तो इस चीज़ को कंट्रोल कौन करता है? डुओडेनम के लिए कंट्रोल करते हैं वाया पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो वो जो वॉल होती है वो कंट्रोल करती है कि आपका कितना खाना जाएगा आगे, और बाकी सारी चीज़ें क्या कोऑर्डिनेट कर रही हैं कि खाना डाइजेस्ट हो जाए, आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो जाए, और पूरी तरीके से माइक्रोब्स फ्री होना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए कि बाई चांस आपने कुछ ऐसा खा लिया जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है
और वो आगे अगर ऐसे ही पास आउट हो जाएगा तो आपको प्रॉब्लम कर सकता है ना। तो स्टमक में जो उसकी एसिडिटी होती है वो इस चीज़ को हेल्प करती है कि आपके अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे ही ना चला जाए। क्लियर? देन आफ्टर ये है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, ये वाला पोर्शन जो ये पूरा अंदर का है, ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन है। और स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में हम लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग इसीलिए न्यूट्रिएंट पावर हाउस भी बोलते हैं। इसी के साथ एक क्वेश्चन है, पावर हाउस ऑफ सेल क्या होता है? पावर हाउस ऑफ सेल क्या होता है? ओके, हमने इसे क्लास में पढ़ा था तो आप हमें बताइएगा। नेक्स्ट इज अप्रॉक्सीमेटली 21 फीट लॉन्ग। ये कितनी लंबी है? 21 फीट लॉन्ग है। क्यों? इसमें अलग अलग पोर्शन होते हैं, डुओडेनम, जेजुनम, इलियम। डुओडेनम हमारे जो स्टार्टिंग पार्ट ऑफ होता है उसको बोलते हैं स्टार्टिंग पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जेजुनम हमारा मिड पार्ट होता है, इलियम हमारा लास्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो रिसीव करते हैं बाइल और पैनक्रियाटिक एंजाइम्स। पैनक्रियाटिक एंजाइम्स यानी कि जो पैनक्रियास से रिलीज हो रहा है जूस, उसमें जो एंजाइम हो रहा है, और बाइल का जूस कहाँ से सिक्रीट होता है? हमने क्लास में पढ़ा था, आप मुझे बताइए इसके बारे में और फिर हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। तो बाइल और पैनक्रियाटिक एंजाइम जो आता है वो डुओडेनम वाले पोर्शन में वो रिसीव करता है। फिर विलाई और माइक्रोविलाई क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं सरफेस एरिया को 160x टाइम एटलीस्ट। मतलब जो खाना आपका इतना सा है वो उसे 160x टाइम तक पूरा बड़ा कर देते हैं बोलस और बाकी अलग एंजाइम्स की मदद से। फिर जिससे कि ईजिली विलाई और माइक्रोविलाई क्या करें? एफिशिएंट एब्जॉर्प्शन कर पाए। एब्जॉर्प्शन ऑफ व्हाट? अमीनो एसिड्स को, सिंपल शुगर्स को, फैटी एसिड्स को, विटामिन्स को, मिनरल्स को, ठीक है। ये सारे वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं, जो उसके बाद वो कहाँ जाते हैं? हमारे ब्लड में जाते हैं और लिम्फेटिक लैक्टियल्स में जाते हैं। क्लियर? तो आपका जो खाना एब्जॉर्ब हो रहा है, जो खा रहे हो, पहले वो खाना सिर्फ नॉर्मली नहीं जा रहा है, वो खाना बहुत ज़्यादा अच्छे से सरफेस एरिया बढ़ा रहा है जिससे कि वो पूरी तरीके से डाइजेस्टेबल हो पाए, उसका कोई भी न्यूट्रिएंट खराब ना हो पाए। कभी आपने नोटिस किया जब आपको लूज मोशन हो रहे होते हैं तब आपका खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है, आपको इशू करता है ना? क्योंकि उस वक्त क्या है, जूस ठीक से काम नहीं कर पा रहे होते हैं, और जब वो काम नहीं कर पा रहे होते हैं तो वो प्रॉपर तरीके से सेक्रेट नहीं होते हैं। जब सेक्रेट नहीं हो पा रहा है तो क्या हो रहा है? खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है क्योंकि आपका स्टमक प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, या फिर हो सकता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम हो, या फिर शायद लार्ज इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम हो, कोई भी रीज़न हो सकता है। क्योंकि इतने बड़े से डाइजेस्टिव सिस्टम में किसी भी एक चीज़ के गड़बड़ होने की वजह से पूरी डाइजेस्टिव साइकिल क्या होती है? खराब हो जाती है। नाउ नेक्स्ट इज हमारा लीवर। लीवर क्या है? लीवर है हमारा प्रोड्यूस बाइल टू एमल्सिफाई फैट्स, यानी कि जो जूस लीवर सेक्रेट करता है उसकी मदद से क्या होता है? जो फूड में हमारे फैट होता है, अब मान लो अगर ये फूड है उसमें प्रोटीन भी है जिसको हम अमीनो एसिड बोलते हैं, फैट है, शुगर है, और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें कि फैट कहाँ पे किसकी वजह से हो रहा है, तो लीवर रिस्पॉन्सिबल होता है, जो वो जूस सेक्रेट करता है वो फैट को इमल्सिफाई करते हैं। प्लस सेंट्रल मेटाबॉलिक हब है न्यूट्रिएंट्स और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। अब डिटॉक्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग बोलते हैं ना कि हमने जंक फूड खाते हैं, हम बहुत ज़्यादा जंक फूड खा रहे हैं तो हमारा क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो रहा है। या फिर बहुत सारे लोग क्या करते हैं? स्मोक करते हैं तो हम लोग लंग्स खराब हो रहे हैं कहते हैं ना। वैसे ही जो लोग ड्रिंक करते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है लीवर वाले इश्यू में। लीवर के अलावा भी दूसरे ऑर्गन्स इम्पैक्ट करते हैं, बट उनका जो लीवर होता है ना वो बहुत ही अजीब सा अनहेल्दी हो जाता है। अगर आप एक हेल्दी लीवर को पूछोगे तो वो बहुत ही पिंकिश कलर का होता है, जैसे कि एक होता है ना मैन्युफैक्चरिंग, एकदम नया ब्रांडेड फ़ोन लेकर आओगे तो वो अच्छा सा होता है, बिल्कुल साफ होता है। ठीक वैसे ही अगर आप एक अच्छा न्यू बॉर्न बेबी का लीवर चेक करोगे तो वो बिल्कुल लाइट पिंक कलर का होता है। जैसे कि मीट होता है, आप जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए मैं बता रही हूँ, तो जो आप मीट खाते हो जैसे वो होता है, ठीक उसी तरीके से हमारा लीवर भी होता है। पर जब आप उसे
टॉक्सिक चीज़ें देते हो, जैसे कि जंक फूड हो गया या फिर ऐसी चीज़ें जो उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं, बस आपने टेस्ट के लिए लिया हुआ है, तो उसकी वजह से वो क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन उसमें ज़रूरी होता है, क्योंकि वो पूरा तरीके से टॉक्सिक हो चुका होता है, उसका कलर चेंज होकर ब्राउन हो जाता है। या बहुत सारी कंडीशंस में, जैसे कि अगर आप बहुत ही ऐसी कोई आप मेटलिक, जैसे अगर कोई फैक्ट्री एरिया है, वहाँ पोल्यूशन बहुत होता है ना, तो अगर वहाँ आप सांस ले रहे हो या वहाँ का आप पानी पी रहे हो, तो आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा मेटल्स होने की वजह से हमारा लीवर हो गया, किडनी हो गई, लंग्स हो गई, तो वो ब्लैक या ब्राउन कलर के हो जाते हैं। ओके, उसको डिटॉक्सिफाई करना पड़ता है, यानी कि साफ करना पड़ता है। तो लीवर में जो चीज़ें होती हैं वो हमारा डिटॉक्सिफिकेशन और न्यूट्रिएंट्स के लिए उसको हब बोला जाता है। नेक्स्ट इज गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर क्या है हमारा, ये हमारा स्टोर करता है कॉन्सेंट्रेट बाइल। बाइल किस लिए, बाइल बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है बिकॉज इसको फैट डाइजेस्ट करना होता है, ठीक है। तो वो इमल्सीफाई करता है और ये फैट के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो फैट क्या है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है ना, अगर आप फैट को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है उसको डाइजेस्ट करने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत होगी, बहुत सारे सॉलिड और कॉन्सेंट्रेट फॉर्म। कॉन्सेंट्रेट समझते हो, प्योर, आपने केमिस्ट्री लैब में देखा होगा अपनी, वहाँ पे लिखा होता है डाइल्यूटेड और कॉन्सेंट्रेट। डाइल्यूटेड मतलब किसी चीज़ के साथ में मिक्स है, मतलब उसकी इतनी ज़्यादा पावर नहीं है या उसकी इतनी ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं है कि वो आपको हार्म कर सके। पर अगर कोई भी केमिकल कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में, दैट मीन्स वो अपने प्योर फॉर्म में वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, उसका इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये कॉन्सेंट्रेट बाइल जूस होते हैं जो कि रिलीज होते हैं जब फैट का डाइजेशन हो रहा होता है। नेक्स्ट इज पेनक्रियाज। पेनक्रियाज में क्या होता है, ये सिक्रीट करते हैं एंजाइम्स जो कि प्रोटीएज, लाइपेज, एमाइलेज, ठीक है। ये वाले जो एंजाइम सिक्रीट होते हैं ये पेनक्रियाज में होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिए कौन सा सिस्टम, कौन सा ऑर्गन कौन से जूस को सिक्रीट कर रहा है, क्योंकि ये आपका वन लाइनर और शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। देन एंड बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट टू न्यूट्रलाइज गैस्ट्रिक एसिड। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपको HCl को बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी में अगर पेट में हो जाता है तो उसको सेलाइन, सेलाइन यानी कि नमक, सेलाइन मतलब खारा ही तो होता है ना, तो उसको डालना पड़ता है न्यूट्रल करने के लिए। आपको जब बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है तो आप क्या यूज़ करते हो, आप इनो जैसी चीज़ें लेते हो, इनो हो गया, डाइजीन हो गया। तो ये क्या होते हैं, ये बेसिकली बाइकार्बोनेट यानी कि सॉल्ट होते हैं। जिनकी केमिस्ट्री अच्छी होगी उनको पता होगा। हमेशा आप लोग सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट में कंफ्यूज होते हैं ना, तो बाई मतलब जिसको आप यूज़ कर सकते हो, आप इनको इनटेक कर सकते हो। तो बाइकार्बोनेट और न्यूट्रलाइज करता है गैस्ट्रिक जूस को इन द डुओडेनम। वरना अगर डुओडेनम में वो क्या होगा, अगर वो बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जाएगी, नहीं कंट्रोल कर पाओगे, तो आपको अल्सर हो सकता है। अल्सर यानी कि आपकी बॉडी में अंदर ही अंदर सेल्स क्या होंगी, हर्ट हो जाएंगी, यानी कि उसके एसिडिटी की वजह से उसमें इन्फेक्शन आ जाता है। नेक्स्ट इज लार्ज इंटेस्टाइन एंड डिफिकेशन। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में तो मैंने आपको बताया कि खाना क्या हो रहा है, डाइजेस्ट पूरी तरीके से उसके न्यूट्रिएंट्स लिए जा रहे हैं। जो मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर प्लस न्यूट्रिएंट्स जो बच जाते हैं, ठीक है, जो न्यूट्रिएंट्स बच जाते हैं या जो मॉइस्चर होता है वो क्या होता है, पूरी तरीके से लार्ज इंटेस्टाइन में रीएब्जॉर्ब होता है। यानी कि जो वाटर होता है और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, वो पूरी तरीके से एब्जॉर्ब होकर वेस्ट में कन्वर्ट होकर फीकस में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कि पूरी तरीके से सॉलिड वेस्ट को वो पूरी तरीके से उसमें से वाटर निकल जाता है और फीकस के फॉर्म में आता है। तो एंड हाउसेज आर डाइवर्स माइक्रोम दैट फर्मेंट अनडाइजेस्टेड फाइबर। यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, हमारा वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं, फीकस में कन्वर्ट हो रहा है और डाइवर्स कर रहा है माइक्रोबायोम को। माइक्रोबायोम यानी कि जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें हमारे माइक्रोब्स होते हैं, यानी कि कोलाई। ओके, कोलाई आपको पता है, कोलाई हमारे एनएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें नहीं लिखा हुआ है। ओके, जो कोलाई है वो हमारे फीकस को पूरी तरीके से क्या करता है,
अनडाइजेस्टेड फाइबर को फर्मेंट करता है और सिंथेसाइज करता है क्या, विटामिन्स। आई लाइक इन केस अगर कुछ विटामिन्स वगैरह रह गई जैसे कि विटामिन के और बी, तो वो सारी चीज़ें पूरी तरीके से सिंथेसाइज करके क्या करता है, रेक्टम में स्टोर करता है। अभी भी वो खाना क्या है, ऐसे ही गो थ्रू नहीं हो जाएगा। ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, जब खाना स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है तो ये सारी प्रोसेस होने के बाद में वो क्या करता है, यहाँ पे हमारा फीकस रेक्टम में या फिर उसमें स्टोर करता है। और जब वो पूरी तरीके से फुल हो जाता है तब हमें क्या होता है, तब हमें हमारा माइंड कोऑर्डिनेट करता है एलिमिनेशन के लिए। माइंड हमारा क्या कहता है, नाउ फीकस मेथड इज टोटली फुल और अभी इसमें कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं है, तो हमें क्या करना है, एनएस के थ्रू पास आउट कर देना है। एम आई क्लियर? Maintaining a balanced microbiome supports digestion, immunity and metabolic health। यानी कि अगर आपको अपना माइक्रोबायोम, मैंने आपको लास्ट में एक बार बताया था, याकूट जैसे बहुत सारे कंपनी होती हैं जो क्या करती हैं, एक्टिव माइक्रोबायोम को और अच्छे से ग्रो करने के लिए वो एक्टिव एंजाइम्स देती हैं, जिसको लेने से आपका क्या होता है, आपका डाइजेशन अच्छा होता है। तो वो डाइजेशन सिर्फ हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए नहीं होता है, वो जो एंजाइम्स होते हैं वो यहाँ पे भी आपको स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों ही जगह हेल्प करते हैं। क्लियर? और इस तरीके से हमारा यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो जा रहा है। हमने इसको एक शॉर्ट फॉर्म में बताया हुआ है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। डिटेल फॉर्म के लिए हम जो कोर्स अभी रन कर रहे हैं आप उसमें देख सकते हैं, उसमें आपको डिटेल क्लासेस दी हुई हैं। एक बार से गो थ्रू कर लेते हैं कि कंक्लूजन में क्या है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, न्यूट्रिशन हमारा एब्जॉर्ब होता है, हाइड्रेशन की मदद से वाटर सपोर्ट करता है डाइजेशन को, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट को और स्टूल कंसिस्टेंसी को। ठीक है, देन आफ्टर मूवमेंट होता है, रेगुलर एक्सरसाइज करती है, हमारी मेटाबॉलिक हेल्थ को अच्छा रखती है, मूवमेंट रखती है। देन हमें प्रॉब्लम कब हो सकती है, आपको हेल्प के लिए कब जाना चाहिए, जब स्टूल पास करते वक्त ब्लीडिंग हो रहा हो, या फिर आपका वेट लॉस हो रहा हो, या चेंजेस इन बाउल हैबिट्स। बाउल हैबिट्स समझते हैं आप, फीकल मेथड एक पर्टिकुलर टाइम पे पास आउट करते हो ना, मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं, सुबह सुबह फ्रेश होते हैं। बट कई सारे केसेस में अगर ऐसा हो कि कभी भी ऐसा हो रहा है, बहुत बार ऐसा हो रहा है, फ्रीक्वेंटली आपको ऐसे प्रॉब्लम कर रहा है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। क्लियर? थैंक यू फॉर टुडे। अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में दूसरे टॉपिक को पढ़ेंगे।